सर अच्छे हैं। अच्छे हो? सब कुछ बढ़िया चंगा? यस सर। और पढ़ाई लिखाई सर कर रहे हैं। कर रहे हो चल रही पढ़ाई सही से? यस सर। ओके। तो हम लोगों ने मैकेनिक्स ख़त्म कर लिया, फिर हम लोगों ने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर भी ख़त्म कर लिया, ग्रेविटेशन ख़त्म हो ही चुका है। इसके बाद हम लोग शुरू किए थे हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स। बेसिकली उसमें हम लोगों ने 2 चैप्टर ख़त्म कर लिए हैं। कौन कौन से? एक थर्मल एक्सपेंशन और दूसरा कैलोरीमेट्री। ठीक है, ये थर्ड चैप्टर है हीट ट्रांसफर। इसके बाद काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज और थर्मोडायनेमिक्स 2 चैप्टर और बचेंगे आपके हीट में। तो हीट ट्रांसफर आज शुरू करेंगे। आप जनरली ये चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स के बाद में पढ़ाया जाता है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों काफ़ी हद तक अनरिलेटेड हैं। तो हीट ट्रांसफर शुरू करेंगे। पहले ये आसान है, हम इसको ख़त्म करेंगे। ठीक है, आपको पता है कि हीट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल करती है अलग अलग तरीकों से, मालूम है ना? सन से हम हमारे तक हीट पहुंचती है। हमारे पानी जब गर्म होता है तो कंटेनर के बॉटम से पानी के टॉप तक हीट हीट जाती है। रॉड को के एक एंड को अगर हम मोमबत्ती पे रख दें तो दूसरा एंड भी गर्म हो जाता है। ये सब जानते हैं हम लोग, राइट? बचपन से जानते हैं, प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन से भी, और पढ़ा भी है हमने क्लास 7th 8th में इन चीज़ों को। तो अब उन्हीं मतलब हम यही पढ़ने वाले हैं कि किस किस तरीके से हीट ट्रांसफर हो सकता है और हीट ट्रांसफर का रेट क्या होगा अलग अलग कंडीशंस में, अलग अलग मेथड से किस रेट से हीट ट्रांसफर होगी। ठीक है, तो हीट ट्रांसफर के मेनली 3 मोड्स हैं। कितने मोड्स हैं? 3 मोड्स। कौन कौन से? तो कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ठीक है, देखिए कंडक्शन क्या होता है। कंडक्शन को अगर आप समझना चाहते हो तो आप सोचिए कि मान लेते हैं एक बिल्डिंग है जिसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अभी बिल्डिंग बनी नहीं है, इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ठीक है, और इससे कुछ डिस्टेंस पर यहाँ पर हम लोग एक सीमेंट मिक्स करने वाली मशीन चला के बैठे हैं, कंक्रीट को मिक्स करने वाली मशीन चला के बैठे हैं। ऐसे की मशीन होती है ना एक, ये घूम रही है, अंदर सीमेंट मिक्स हो रहा है, मशीन कंक्रीट मिक्स हो रहा है। यहाँ से कंक्रीट, मिक्स्ड कंक्रीट को उठाकर यहाँ लेके जाना है बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन साइट पर। ठीक है, अब इसको करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये है कि आप इस पूरे रास्ते में खूब सारे मजदूरों को खड़ा करिए। ठीक है, पहला मजदूर, दूसरा मजदूर, तीसरा मजदूर, चौथा मजदूर, पांचवा मजदूर। ये पहला मजदूर यहाँ से सीमेंट पिक करता है, सेकंड को पास करता है, सेकंड वाला थर्ड को पास करता है, थर्ड वाला फोर्थ को पास करता है, फोर्थ वाला फिफ्थ को पास करता है, और फिफ्थ वाला उस बंदे को सीमेंट दे देता है जो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है। फिर अगला सीमेंट का टोकरी ये उठाता है, इसको पास करता है, इसको पास करता है, इसको पास करता है, एंड सो ऑन। तो इसमें क्या हुआ, आपके जो ये मजदूर थे ये अपनी जगह से मूव किए क्या? ये लेबर्स अपनी जगह से मूव नहीं किए, बट फिर भी सीमेंट इस जगह से इस जगह तक ट्रांसफर कर दिया इन्हीं लोगों ने। कैसे किया? इन्होंने सीमेंट को पास कर करके आगे ट्रांसफर किया। यही पासिंग बाय जो है ना, पास करने की जो टेक्निक है, एक ऑब्जेक्ट को या किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए एक मजदूर ने दूसरे मजदूर को ट्रांसफर किया, दूसरे ने तीसरे को ट्रांसफर किया, एंड सो ऑन। इस तरीके से पास कर करके जो पहुंचाया गया है, इसी को हम कंडक्शन कहते हैं। क्या होता है, हमारे गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट में एक मॉलिक्यूल अपने अगले मॉलिक्यूल को हीट देगा, अगला मॉलिक्यूल अपने अगले वाले को हीट देगा, एंड सो ऑन। इस तरीके से हीट को पास करते चलेंगे। ये जो टेक्निक है, ये जो मेथड है हीट के ट्रांसफर का एक जगह से दूसरी जगह पे, इसको हम कहते हैं कंडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होगा,
यही सिचुएशन है, पर मजदूर नंबर 1 ने सीमेंट उठाया, इसको लेकर यहां गया, ठीक है, फिर यहां पटक दिया सीमेंट और वापस आया, फिर लेकर गया, फिर वापस आया, फिर लेकर गया, फिर वापस गया, फिर लेकर गया, फिर वापस आया, फिर लेकर गया, फिर वापस आया, फिर लेकर गया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बेसिकली इस मिक्सर के पास मजदूर आता है, सीमेंट को उठाता है, जाकर यहां पर रख देता है, फिर आता है, सीमेंट को उठाता है, फिर जाकर बिल्डिंग के साइड पे रख देता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये जो मोड ऑफ ट्रांसफर है, जिसमें मॉलिक्यूल्स अपनी जगह से दूसरी जगह, अपनी एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करते हैं, इसको हम कहते हैं कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन का मतलब क्या होता है? गोइंग एंड पुटिंग। एक तरीके से सिंपल भाषा में क्या बोल सकते हो? गोइंग एंड पुटिंग। ये कंडक्शन देखने को मिलता है मेनली सॉलिड्स में, उसमें भी खास तौर से गुड कंडक्टर ऑफ हीट में, जैसे कि मेटल्स होते हैं। कन्वेक्शन देखने को मिलता है लिक्विड्स में। पानी को हीट करोगे तो क्या होगा? लेट्स से पानी का कंटेनर है, अगर आप इसको हीट करोगे तो क्या होगा? नीचे वाले मॉलिक्यूल्स हीट अप हो जाएंगे, ऊपर जाएंगे, ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स जो हीट होके नीचे वाले मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी घट जाएगी, नीचे पानी की डेंसिटी घट जाएगी, इसलिए ऊपर उठ जाएगा, ऊपर डेंसिटी ज़्यादा है इसलिए ऊपर वाला पानी नीचे आएगा, गर्म होकर फिर से ऊपर जाएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये होता है आपका कन्वेक्शन। और रेडिएशन में क्या है? आपको सीमेंट यहाँ से यहाँ पहुँचाना है। आपने क्या किया? रजनीकांत को बुला लिया और रजनीकांत ने यहाँ से सीमेंट उठाया और फेंक दिया। डायरेक्टली यहाँ से यहाँ सीमेंट पहुँच गया, बीच में किसी मजदूर को आने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। मतलब कि ये जो मजदूरों का जो सिस्टम था ना, इसको हम कह सकते हैं मीडियम। मॉलिक्यूल्स का जो सिस्टम हम कह सकते हैं मीडियम। फर्स्ट केस में मीडियम के पार्टिकल्स अपनी जगह पर ही हैं, बस हीट को आगे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। सेकंड केस में मीडियम के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, एक जगह से हीट को उठाते हैं, दूसरी जगह रखते हैं। और थर्ड केस में मीडियम की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ये कोई और बंदा आया, रजनीकांत आया, जिसने थ्रो कर दिया, मीडियम की जरूरत ही नहीं पड़ी। इस केस को क्या बोलते हैं? रेडिएशन कहते हैं। ये 3 मोड से हीट का ट्रांसफर होता है, ठीक है। थोड़ा डिटेल में इनको हम वापस देखेंगे, पर ये कहानी समझ में आई? 3 मोड ऑफ हीट ट्रांसफर: कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। बेसिकली सन से अगर अर्थ के बारे में बात करोगे तो सन से लेकर अर्थ के बीच में कोई मीडियम नहीं है, फिर भी सन से हीट अर्थ तक आती है। क्यों आती है? थ्रू रेडिएशन। कैसे आती है? थ्रू रेडिएशन। समझ में आई बात? यस सर। आगे बढ़ता हूं, फिर आगे बढ़ रहा हूं। अब देखते हैं कंडक्शन में क्या होगा, एक बार और समझ लेते हैं। हमारे पास ये एक रॉड है, लेट्स से, ठीक है। इस रॉड को के एक एंड पर मैंने ऐसे एक एंड को इसको गर्म किया, इसको अगरबत्ती के ऊपर रख के, सॉरी मोमबत्ती के ऊपर रख के, या किसी भी और हीट के सोर्स के ऊपर रख के मैंने इस एंड को गर्म किया। तो क्या होगा? सिर्फ इधर ही रॉड गर्म हो ऐसा नहीं है, रॉड इधर से गर्म होना शुरू होगा और उधर तक हीट पहुंचती जाएगी। समझ में आई बात? दिस इज योर कंडक्शन। इसमें ध्यान दीजिएगा, यहां वाला मॉलिक्यूल यहीं रहा, यहां वाला मॉलिक्यूल अपनी जगह पर ही रहा, लेकिन फिर भी हर एक मॉलिक्यूल का टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो गया। हीट इधर से इधर इस तरीके से फ्लो कर रही है, ठीक है। ये होता है आपका कंडक्शन। नेक्स्ट है आपका कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या हो रहा है? अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था हमने। नीचे वाले मॉलिक्यूल्स हीट होके ठंडे हो गए, हल्के हो गए, और मतलब नीचे डेंसिटी घट गई, नीचे के पानी की डेंसिटी घट गई, इसलिए पानी ऊपर चला गया। ऊपर जो ठंडा डेंसर वाटर था वो नीचे आ गया। हर जगह यही हो रहा है। ये जो मोड ऑफ ट्रांसफर है हीट का, इसको क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कन्वेक्शन। और तीसरा में मैंने आपको एग्जांपल दिया सन का, कि सन से जो हीट आ रही है वो कैसे आ रही है? इट इज कमिंग थ्रू रेडिएशन।
समझ में आई बात, हाँ या ना? क्या यहां पर रेडिएशन हो रहा है या नहीं हो रहा, बताइए तो जरा। इस मोमबत्ती वाले केस में रेडिएशन हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है कि नहीं हो रहा, बताइए। देखिए मोमबत्ती से भी हीट जो है वो चारों तरफ निकल रही है। यहां भी रेडिएशन हो रहा है। इनफैक्ट यहाँ पे कन्वेक्शन भी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो ठंडे होकर ऊपर जा रहे हैं, तो कन्वेक्शन भी हो रहा है। और ऊपर के यहाँ पे गर्म मॉलिक्यूल्स, सॉरी, यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स हैं गर्म होकर ऊपर जा रहे हैं और यहाँ के ठंडे मॉलिक्यूल्स नीचे आ रहे हैं, तो यहाँ पे कन्वेक्शन भी चल रहा है साथ ही साथ। तो इस केस में कंडक्शन भी चल रहा है, कन्वेक्शन भी चल रहा है, लेकिन रॉड के अंदर क्या देखने को मिल रहा है? कंडक्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ रेडिएशन भी है, कन्वेक्शन भी है, बट रॉड के अंदर क्या देखने को मिल रहा है? सिर्फ कंडक्शन देखने को मिल रहा है। रेडिएशन यहाँ पर भी है, चारों तरफ हीट यहाँ से भी निकल रही है। आप सर्दी के मौसम में इसके पास में बैठ के अपने हाथ गर्म कर सकते हो, राइट, है ना? तो यहाँ पे भी रेडिएशन चल रहा है। इतना ही नहीं, यहाँ पे भी कुछ हद तक कंडक्शन चल रहा है। ये जो आपका कंटेनर है, कंटेनर के अंदर कंडक्शन हो रहा है। नीचे से आपका कंटेनर भी तो इधर गर्म हो जाता है ना, वो कैसे गर्म हुआ? ड्यू टू कंडक्शन। तो कंडक्शन भी हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो तीनों तरीके से ट्रांसफर लगातार होते रहते हैं। एक और आपको एक चीज बताता हूँ, आपको लग रहा होगा कि यहां से हीट ऐसे जा रही है सीधे, ऐसा नहीं है। जब ये रॉड थोड़ा गर्म हो गया तो यहां से कुछ हीट ऐसे भी निकल जा रही है, यहां से भी रेडिएशन हो रहा है। समझ में आ रही बात? तो रियल लाइफ पिक्चर जो है ना क्वाइट कॉम्प्लेक्स है, तीनों चीजें एक साथ होती रहती है। समझ में आया, हाँ या ना? यस सर। पर हम लोग इनको, इन तीनों फिनोमेना को अलग अलग करके पढ़ते हैं, क्योंकि अलग अलग पढ़ना आसान पड़ता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कंडक्शन की। ठीक है, कंडक्शन की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी? अभी तक तो जो मैंने लिख रहा था वो तो शॉर्ट में बस समझने वाली डेफिनेशन थी। लिखने वाली डेफिनेशन क्या होगी? देखिए, लिखने वाली डेफिनेशन है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट इन विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्टिकल ऑफ मीडियम टू अनदर बट द पार्टिकल इटसेल्फ स्टेज एट इट्स ओन पोजीशन। समझ में आई बात? क्या हुआ? ये वो प्रोसेस है ट्रांसमिशन ऑफ हीट का जिसमें हीट एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल को ट्रांसफर की जाती है, बट पार्टिकल्स अपनी पोजीशन पर बने रहते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? आप इस डेफिनेशन को समझ गए तो कॉपी ये वाली लैंग्वेज करने की जरूरत नहीं है आपको। अपनी खुद की लैंग्वेज में ये बात लिखने की कोशिश करो, वो बेस्ट रहता है आपको चीजें याद रखने के लिए। ठीक है, समझ गए इस चीज को? अब देखो, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर हो रहा है, बढ़िया बात है। जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर को हम थर्मल करंट भी कहते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं dQ/dt से। ठीक है, मतलब ये प्रेजेंटेशन है, आपको पता होना चाहिए। dQ/dt, Q का मतलब हीट है, किस रेट से हीट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रही है, किस रेट से हीट एक क्रॉस सेक्शन के थ्रू फ्लो कर रही है, उसको हम dQ/dt से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये थर्मल करंट भी इसको कहा जाता है। आप इसको I थर्मल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, बट dQ/dt बेटर रिप्रेजेंटेशन है। I थर्मल से क्या हमें समझ में ज्यादा आता है। ओके, नाउ इसका मतलब लेट्स कंसीडर कि एक रॉड है। ठीक है, कंसीडर कि एक रॉड है, इसका मतलब क्या है, या कहना क्या चाहता हूँ, लेट्स से हमारे पास एक रॉड है। तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कैसे निकालते हैं, कितना होता है, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। ये रॉड है जिसके दोनों एंड्स अलग अलग टेम्परेचर पर है।
हमने क्या किया, हमने इस एंड से हम x डिस्टेंस पर गए और हमने ये एक क्रॉस सेक्शन कंसिडर किया जिसका टेम्परेचर है T, ठीक है। फिर हम यहां से dx डिस्टेंस आगे और गए और यहां हमने एक और क्रॉस सेक्शन कंसिडर किया जिसका टेम्परेचर है T प्लस dt, ठीक। तो अब ऐसे में हीट यहां से ऐसे जा रही होगी, थर्मल करंट इधर से इधर जा रहा होगा। वो जो थर्मल करंट है इस क्रॉस सेक्शन पर, दैट इज इक्वल टू आई थर्मल इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा, इक्वल टू तो बाद में लिखेंगे, पहले लिखेंगे इट इज प्रोपोर्शनल टू। ये किसके प्रोपोर्शनल है, ये प्रोपोर्शनल होता है इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए के। इट इज प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जितना ज्यादा चौड़ा आपका रॉड होगा उतना तेजी से हीट ट्रांसफर होगा, उतनी तेजी से कंडक्शन होगा। इट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू माइनस डी टी बाय डी एक्स। देखो भैया, चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट लेंथ तो ठीक है, माइनस क्या बता रहा है कि भाई हीट जो है ना वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ जाता है, लोअर से हायर नहीं जाता। अगर इधर T है, इधर T प्लस डी टी है और डी टी अगर पॉजिटिव है तब तो राइट से लेफ्ट आ जाएगा ना हीट। हम लेफ्ट से राइट मान रहे हैं, मतलब कितना है, माइनस डी टी बाई डी एक्स। समझ में आई बात। सो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला बन जाता है आई थर्मल, ये बेसिक है, आई थर्मल इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी विच इज इक्वल टू, देखो माइनस रहने दो, ए डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। साथ में एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा क्योंकि अपन ने प्रोपोर्शनलिटी से इक्वलिटी में आया तो उसको, उस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम लोग बोल देते हैं के। ये के क्या है, के इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी। समझ में आई बात। कोशिश करिएगा हल्का फुल्का, आप लोगों ने जो करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था ना क्लास 10th में, ओम्स लॉ वगैरह जो पढ़ा था, उनके डेफिनेशंस को थोड़ा हल्का फुल्का याद करके दोनों को इस चैप्टर को, मतलब कंडक्शन को और करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर को थोड़ा सा कंपेयर करके दिमाग में रखिएगा, ठीक है। मैं भी कंपेयर करवाऊंगा बट आप भी रखिएगा एक बार दिमाग में कि हाँ भैया क्या क्या चल रहा है। तो ये अपने पास आई थर्मल की वैल्यू आई, कितनी आया, आई थर्मल इज इक्वल टू माइनस के ए डी, अच्छा कैपिटल टी है ये, स्मॉल टी नहीं है, सॉरी मेरी गलती है, माइनस के डी टी बाय डी एक्स, जहाँ टी क्या है टेम्परेचर, डी एक्स क्या है डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रॉस सेक्शन एरिया जिसको आपने कंसिडर किया है। डी टी बाई डी एक्स क्या हो गया, टेम्परेचर ग्रेडियंट। डी टी बाई डी एक्स को क्या कहा जाएगा, इज कॉल्ड टेम्परेचर ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब मैंने बताया था, ग्रेडियंट का मतलब होता है किसी भी चीज का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट कहते हैं। यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बता दो। ये आपका थर्मल कंडक्शन का बेसिक है, ये इक्वेशन, आई थर्मल इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी बाय डी एक्स। अब कुछ इसको कॉपी कर चुके हो, चलो इससे पहले कि हम न्यूमेरिकल थ्योरी में और आगे बढ़ें, हमें कुछ डेफिनेशन देख लेनी चाहिए कंडक्शन से रिलेटेड। तो सबसे पहला डेफिनेशन है हमारा आइसोथर्मल सरफेस का। आइसोथर्मल सरफेस समझ, आइसोथर्मल सरफेस समझ का नाम पढ़ के कुछ समझ में आ रहा है। ये ऐसा सरफेस है जिसका जो आइसोथर्मल है, मतलब कि आइसो मतलब सेम, थर्मल मतलब सेम टेम्परेचर है जिसका, ठीक है। सरफेस विथ यूनिफॉर्म टेम्परेचर। अब यूनिफॉर्म टेम्परेचर का मतलब ध्यान रखिए, यूनिफॉर्म टेम्परेचर का मतलब इसके हर एक पॉइंट का टेम्परेचर सेम है।
यूनिफॉर्म टेम्परेचर का मतलब ये कतई नहीं है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म का मतलब पोजीशन के साथ टेम्परेचर वेरी नहीं कर रहा है, टाइम के साथ वेरी कर सकता है। ठीक है, तो सरफेस विथ यूनिफॉर्म टेम्परेचर, कांस्टेंट होना जरूरी नहीं है, यूनिफॉर्म होना जरूरी है। ठीक है, मतलब पूरे के पूरे सरफेस पे टेम्परेचर कांस्टेंट होना, टेम्परेचर सेम होना चाहिए, कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। कांस्टेंट का मतलब विद टाइम कांस्टेंट है, राइट। देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, ये जो अपन ने रॉड कंसीडर किया था, इस रॉड में मैंने माना कि ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है, इस पूरे क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर T है। तो इसका मतलब ये जो सरफेस है, ये जो क्रॉस सेक्शनल सरफेस है, दिस इज योर आइसोथर्मल सरफेस। ठीक है, समझ में आई बात। इसमें एक और बात हमारे पास नोट करने लायक है, क्या कि हीट जो है कंडक्शन के दौरान जो हीट होती है, हीट फ्लोज नॉर्मल टू द आइसोथर्मल सरफेस। हीट हमेशा आइसोथर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में या नॉर्मल डायरेक्शन में मूव करती है। क्यों? क्योंकि समझिए ये जो मेरे पास आइसोथर्मल सरफेस था, इसमें ये वाला मॉलिक्यूल और ये वाला मॉलिक्यूल सेम टेम्परेचर पे हैं, इनके बीच में कोई हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। समझ में आई बात। एक आइसोथर्मल सरफेस पे जितने ही मॉलिक्यूल्स हैं सब सेम टेम्परेचर पे हैं, तो वो एक दूसरे में कोई हीट ट्रांसफर नहीं करेंगे। हीट हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करेगी। ओके, समझ में आई बात, हाँ या ना? यस सर। ओके, नेक्स्ट है अपना स्टेडी स्टेट। अभी स्टेडी स्टेट क्या होता है? स्टेडी स्टेट का मतलब डेफिनेशन समझ लीजिए। स्टेडी स्टेट का मतलब देखो, अगर मैं किसी रॉड को उठाकर उसके एक एंड को ज़्यादा टेम्परेचर पे और एक एंड को कम टेम्परेचर पे रख दूंगा, तो रॉड के अलग अलग क्रॉस सेक्शंस का टेम्परेचर चेंज होगा कि नहीं होगा? मतलब एक तरफ मैंने मान लीजिए बॉइलिंग वाटर में डाल दिया 100 डिग्री सेल्सियस पर, दूसरी तरफ मैंने मेल्टिंग आइस में डाल दिया 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो रॉड का जो पूरा का पूरा जो रॉड है उसका टेम्परेचर, अब पहले तो पूरे रॉड का टेम्परेचर लेट से 30 डिग्री सेल्सियस था, बट अब क्या हुआ, रॉड के एक साइड का टेम्परेचर 100 हो गया, दूसरी साइड का टेम्परेचर 0 हो गया, बाकी के पॉइंट्स का टेम्परेचर भी चेंज होगा कि नहीं होगा? है ना? यस सर। तो स्टेडी स्टेट का मतलब क्या होता है? स्टेडी स्टेट का मतलब होता है द स्टेट at which temperature at every point or cross section becomes constant in time। मतलब शुरू में तो क्या है, हर एक क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर चेंज होगा, बट थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे कि हर एक क्रॉस सेक्शन ने अपना एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पकड़ लिया है। अब उस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर या उस पर्टिकुलर पॉइंट का टेम्परेचर टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग टेम्परेचर है, बट उस पोजीशन का टेम्परेचर टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। जब ये वाली स्टेज आ जाती है तब हम कहते हैं ये अपनी स्टेडी स्टेट है। समझ में आई बात? समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। टाइम के साथ किसी भी पॉइंट का टेम्परेचर चेंज नहीं हो तो स्टेडी स्टेट कहते हैं, और हम सिर्फ स्टेडी स्टेट को ही पढ़ते हैं, उसके पहले जो हो रहा है वो हमें नहीं पढ़ना, क्योंकि उसकी इक्वेशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स बन जाएगी। हाँ, उसके पहले वाले सिचुएशन में के बारे में थोड़ी बहुत आपसे बातें की जा सकती है, छोटी मोटी बातें पूछी जा सकती है, और उसकी इक्वेशन आपसे नहीं पूछी जाएंगी। ठीक है, तो स्टेडी स्टेट को और अच्छे से समझने के लिए लेट्स कंसिडर अ रॉड। ठीक है, मान लेते हैं रॉड में इधर हमने हीट कर दिया, इधर का टेम्परेचर कर दिया हम लोगों ने 100 डिग्री सेल्सियस, और इधर हम लोगों ने मेल्टिंग आइस में डाल दिया, इसको मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे डाल दिया, तो इधर का टेम्परेचर हो गया आपका 0 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होगा, पहले मान लेते पूरे के पूरे रॉड का टेम्परेचर कितना था, 30 डिग्री सेल्सियस था, पर पूरे रॉड का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ का 100 है, तो यहाँ से हीट 30 डिग्री सेल्सियस वाले रीजन में जाएगी, हाँ या ना? जाएगा कि नहीं जाएगा? इधर का टेम्परेचर 100 है, इधर का टेम्परेचर 30 है, तो 100 डिग्री से 30 डिग्री वाले क्रॉस सेक्शन की तरफ हीट जाएगी कि नहीं जाएगी? बताओ।
Yes. Yes, sir. सिमिलरली इधर 30 डिग्री सेल्सियस है, इधर 0 डिग्री सेल्सियस है, तो 30 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस की तरफ भी हीट जाएगी, है ना। Yes, sir. इस वजह से क्या होगा, इधर का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाएगा, इधर का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से घट जाएगा। एंड थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे कि आपके रॉड में अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग टेम्परेचर इकट्ठा हो चुका है। समझ में आई बात, मतलब अलग अलग पॉइंट का टेम्परेचर अलग अलग हो चुका है, राइट। अब क्या हुआ, ये वो स्टेज है जिसके बाद अब किसी पॉइंट का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। समझ में आई बात, ये वो स्टेज है जिसके बाद अब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, इसको हम कहते हैं स्टेडी स्टेट। हमने क्या बोला, एक बार ये अचीव हो गया, मतलब यहाँ 100 डिग्री, यहाँ 0 डिग्री, ग्रेजुअली 100 डिग्री से धीरे 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 घटते घटते यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, तो अब आपका टेम्परेचर हर एक क्रॉस सेक्शन का कांस्टेंट हो गया। अब इसके बाद टाइम के साथ टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। समझ में आई बात, इस स्टेज को हम कहेंगे स्टेडी स्टेट। यहां पर अगर हम समझें तो अलग अलग क्रॉस सेक्शन का अलग अलग टेम्परेचर है। यहाँ 100 है, यहाँ पे लेट से 90 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पर लेट से 80 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे 70 डिग्री है, यहाँ पे 60 डिग्री है, यहाँ पे 50 डिग्री है, यहाँ 40 डिग्री, 30 डिग्री, 20 डिग्री, 10 डिग्री, इस तरीके से टेम्परेचर धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, ग्रेजुअली डिक्रीज होते होते 0 डिग्री तक पहुंच गया। क्या हो रहा है, लगातार 100 डिग्री वाला क्रॉस सेक्शन 90 डिग्री वाले क्रॉस सेक्शन को हीट प्रोवाइड कर रहा है, 90 डिग्री वाला क्रॉस सेक्शन 80 डिग्री वाले क्रॉस सेक्शन को हीट प्रोवाइड कर रहा है, 80 वाला 70 को, 70 वाला 60 को, 60 वाला 50 को, 50 वाला 40 को, 40 वाला 30 को, 30 वाला 20 को, 20 वाला 10 को, 10 वाला 0 को। समझ में आई बात, और लगातार हीट इस तरीके से फ्लो कर रहा है। समझ में आई बात, यहां ध्यान दीजिएगा फिर से कि हीट फ्लोज अलोंग नॉर्मल टू आइसोथर्मल सरफेस, हीट जो है आइसोथर्मल सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, आया ना। समझ में आया कि नहीं आया, बता दो मेरे को एक बार। कॉपी हुआ? Yes. ओके, अब सबने कॉपी कर लिया ना, तो मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। देखो भैया, अब कुछ ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला स्टेटमेंट है, अंडर स्टेडी स्टेट द थर्मल करंट इन द एंटायर रॉड विल बी यूनिफॉर्म। कि स्टेडी स्टेट पे एंटायर रॉड में थर्मल करंट यूनिफॉर्म रहेगा, मतलब जितना लेफ्ट में थर्मल करंट है उतना ही राइट में रहेगा, उतना ही सेंटर पे रहेगा, उतना ही हर एक पॉइंट पे रहेगा थर्मल करंट। ट्रू है या फॉल्स है? ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, बताइए जल्दी जल्दी। नहीं समझ में आ रहा है? देखिए, इसको समझने के लिए एक रॉड कंसीडर करते हैं। क्या है कि अगर मैं यहां पर कोई क्रॉस सेक्शन कंसीडर करूं, लेट्स से ये वाला क्रॉस सेक्शन मैंने कंसीडर किया है,
इसका टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है ना, इसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब जितना भी हीट इसको मिल रहा होगा उतना ही हीट ये आगे ट्रांसफर कर दे रहा होगा, राइट, हाँ या ना? Yes. अच्छा, तो ये ध्यान दीजिएगा, इधर से जितना हीट मिल रहा है उतना हीट आगे ट्रांसफर कर दे रहा है, अगला क्रॉस सेक्शन को यही हीट मिला, ये आगे ट्रांसफर कर दिया, तो थर्मल करंट जो है जितना हीट इधर से आ रहा है उतना ही करंट इधर जा रहा है, उतना ही करंट आगे भी जाएगा, उतना ही करंट आगे भी जाएगा, उतना ही करंट आगे भी जाएगा, हाँ या ना? तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, हाँ या ना? Yes, sir. नहीं, एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि हीट लेट्स से यहां से आती है 100 जूल हीट मिली इसको थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर में एक टाइम इंटरवल में 100 जूल मिली। हमें लगा कि इसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, मतलब इसने कोई हीट खाई तो नहीं, इसने कोई घपला तो किया नहीं हीट का, है ना, इसने हीट का कोई घपला नहीं किया, इसको जितनी हीट मिली इसने आगे ट्रांसफर कर दी, इसलिए हम बोल रहे हैं यहां पे भी आगे भी 100 जूल जाएगा, यही कह रहे थे हम लोग। पर एक प्रॉब्लम है, इसने घपला तो नहीं किया क्योंकि इसका टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, ये अमीर नहीं हो रहा है, इसलिए इसने घपला तो नहीं किया। पर एक प्रॉब्लम है, कुछ स्पिलेज इफेक्ट तो है ना, कुछ यहां से रेडिएशन तो हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा? होगा, साइड Yes, से sir. कुछ करंट, कुछ हीट साइड से निकल सकती है, और क्योंकि कुछ हीट साइड से निकल जाएगी इसलिए लेट से साइड से निकल गया 5 जूल, तो आगे जाने के लिए इसके पास कितना बचा, सिर्फ 95 बचा, राइट। फिर यहां से कुछ हीट साइड से निकल गई रेडिएशन के थ्रू, तो आगे कितना बचा, 90 बचा। तो हम देखेंगे धीरे धीरे जो इधर से जितनी हीट आ रही है आगे उतनी हीट जाए, ये जरूरी नहीं है। सो दिस इज फॉल्स, एज हीट मे बी लॉस्ट to surroundings through if rod is not insulated from sides। अगर रॉड को हमने साइड से इंसुलेट नहीं किया है तो हीट सराउंडिंग में, हीट का लॉस हो सकता है सराउंडिंग्स में, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। लेकिन हाँ, अगर क्वेश्चन में बोल दिया जाता कि ये इंसुलेटेड रॉड है, चारों तरफ से इंसुलेशन लगा रखा है हम लोगों ने, तब क्या होगा, तो बोलते हैं हाँ तब ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है। इनफैक्ट हम आगे जो भी पढ़ाई करेंगे उसमें हम मानकर चलेंगे कि रॉड्स को साइड से इंसुलेट किया गया है, ओके, उस केस में ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। समझ में आई बात, हाँ या ना? Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके, तो अब बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ रॉड इज नॉट यूनिफॉर्म देन थर्मल करंट इन रॉड इंसुलेटेड साइड कैन नॉट बी यूनिफॉर्म इवन एट स्टेडी स्टेट। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया ही रॉड का यूनिफॉर्म नहीं है तब उस केस में क्या थर्मल करंट यूनिफॉर्म होगा या नहीं होगा? मान लेते रॉड इंसुलेटेड चारों तरफ से, तो उस केस में अगर क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म नहीं है तब क्या थर्मल करंट यूनिफॉर्म होगा, हाँ या ना? बोलिए। अगर रॉड का क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म नहीं है तो उस केस में थर्मल करंट स्टेडी स्टेट पर यूनिफॉर्म होगा या नहीं होगा? जवाब है, समझो उसके लिए, मेरे पास इस तरीके का रॉड है, इधर क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, इधर क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है, ठीक है, सराउंडिंग में कोई हीट का लॉस नहीं हो रहा, यह पता है। तो अब मुझे बताओ, ये अगर मैं एक क्रॉस सेक्शन कंसिडर करूं, इसके आगे एक और क्रॉस सेक्शन कंसिडर करूं, यहां से अगर 100 जूल एनर्जी आई है इस क्रॉस सेक्शन के पास, तो ये क्रॉस सेक्शन आगे कितना ट्रांसफर करेगा?
आइसोथर्मल है इसलिए इसका टेम्परेचर चेंज हो नहीं सकता, सराउंडिंग में हीट का लॉस हो नहीं सकता। तो आगे कितना हीट ट्रांसफर करेगा? ये 100 जूल ही ट्रांसफर करेगा ना। ये वाला क्रॉस सेक्शन को 100 जूल मिला, ये भी अगले क्रॉस सेक्शन को कितना देगा? पूरा 100 देना पड़ेगा क्योंकि इसका टेम्परेचर चेंज हो नहीं सकता, इसको आगे 100 देना पड़ेगा। तो नहीं, आपका जो थर्मल करंट है वो यूनिफॉर्म होगा। हाँ, थर्मल करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो जाएगा, बट थर्मल करंट यूनिफॉर्म होगा। समझ में आई बात, हाँ या ना? यस सर। तो कॉपी कर लो इसको। ये क्या होगा? ये भी आपका फॉल्स है। अगर इंसुलेटेड है चारों तरफ से तो और अगर इंसुलेटेड चारों तरफ से तो क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म हो या ना हो, स्टेडी स्टेट पर आपका करंट यूनिफॉर्म ही रहेगा, थर्मल करंट यूनिफॉर्म ही रहेगा। समझ में आई बात, हाँ या ना? समझ में आ गया होगा ना ये तो? यस सर। यस। आगे बढ़ते हैं। बेसिकली करंट के यूनिफॉर्म होने के लिए क्या कंडीशन है? दो कंडीशन है। क्या? एक तो साइड से हीट का लॉस नहीं होना चाहिए, दूसरा स्टेडी स्टेट होना चाहिए, है ना? बेसिकली इंसुलेटेड एंड स्टेडी स्टेट। तो उसी केस को हम मोस्टली पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर में, बचे चैप्टर में, कंडक्शन में। तो अगला टॉपिक हमारा क्या है? रेट ऑफ हीट फ्लो इन यूनिफॉर्म इंसुलेटेड रॉड अंडर स्टेडी स्टेट। यूनिफॉर्म का मतलब यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वाले की बारे में बात कर रहे हैं कि अगर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का इंसुलेटेड रॉड है तो उसमें रेट ऑफ हीट फ्लो कितना होगा। इसके लिए लेट्स कंसीडर अ रॉड के एक एंड से x डिस्टेंस पे जाके हम लोग एक क्रॉस सेक्शन एरिया कंसीडर करते हैं जिसका टेम्परेचर है T। उससे dx डिस्टेंस जाके हम एक और क्रॉस सेक्शन कंसीडर करते हैं जिसका एरिया है T प्लस डी टी, सॉरी जिसका टेम्परेचर है T प्लस डी टी। तो मुझे मालूम है कि अगर मैं यहाँ से आगे जाने वाले आई थर्मल के बारे में बात करूँ तो आई थर्मल यूनिफॉर्म है। क्यों? क्योंकि इंसुलेटेड है और स्टेडी स्टेट है। तो आई थर्मल जो होगा वो यहाँ का लिखूँ चाहे यहाँ का लिखूँ चाहे आगे का लिखूँ, सब सेम होने वाला है। तो आई थर्मल इज इक्वल टू, हमने पढ़ा था अभी अभी, माइनस के ए डी टी बाय डी एक्स होगा। नाउ लेट्स से इधर हमारा टेम्परेचर ज़्यादा है, इधर की तरफ टेम्परेचर कम है। हमने बोला इधर का टेम्परेचर लेट्स से T1 है, इधर का टेम्परेचर हमने बोला लेट्स से T2 है। ठीक, तो हीट हॉटर से कोल्डर की तरफ ही जाएगा। T1 ग्रेटर देन T2 आपको दे रखा है, T2 इज लेस देन T1 दे रखा है। तो आई थर्मल जो माइनस के डी टी बाई डी एक्स आ रहा है, ये आपका क्योंकि यूनिफॉर्म है ड्यू टू दीज टू कंडीशन, इंसुलेटेड एंड स्टेडी स्टेट, इट मीन्स दैट डी टी बाय डी एक्स इज यूनिफॉर्म। क्यों? क्योंकि के जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होती है। स्टील के लिए अलग होगी, कॉपर के लिए अलग होगी, एल्यूमिनियम के लिए अलग होगी, सबके लिए अलग अलग होगी। तो डी टी बाई डी एक्स आपका यहाँ पर जो दे रखा है ये आपका यूनिफॉर्म होगा। क्यों? क्योंकि के पूरे रॉड में सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया पूरे रॉड में सेम है, डी टी बाई डी एक्स को भी यूनिफॉर्म होना ही पड़ेगा अगर ओवरऑल क्वांटिटी को यूनिफॉर्म होना है तो। सो यूनिफॉर्म डी टी बाई डी एक्स का मतलब क्या हो गया? दिस इज इक्वल टू, अगर डी टी बाई डी एक्स यूनिफॉर्म है तो दिस इज इक्वल टू T2 माइनस T1 बाय L होगा कि नहीं होगा? ये लेंथ जहाँ L है इस रॉड की, समझ में आई बात? अगर किसी भी ग्राफ का, किसी भी फंक्शन का स्लोप यूनिफॉर्म है तो वो स्लोप सिंपली एवरेज स्लोप के बराबर होगा। ये आपका y है, ये आपका x है। आपको बोला गया किसी फंक्शन का स्लोप यूनिफॉर्म है, यहाँ पर पोजीशन है x1, y1, यहाँ पर पोजीशन है x2, y2। बोला गया ग्राफ जो यूनिफॉर्म स्लोप का है उसका dy बाई डी एक्स यूनिफॉर्म है, तो मतलब ये ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा, है ना? तो इसका स्लोप कैसे निकाल सकते हो आप? स्लोप कैसे निकलेगा? सिंपली y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 आएगा कि नहीं आएगा? तो डी टी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा? T2 माइनस T1 अपॉन x2 माइनस x1, दैट इज इक्वल टू L।
ओके। Yes, sir. Yes, sir. तो देयरफॉर जो थर्मल करंट आया दैट इज इक्वल टू माइनस के ए T2 माइनस T1 बाय एल दैट इज इक्वल टू T1 माइनस T2 अपॉन एल बाय के ए। आया कि नहीं आया? अगेन के क्या है, एक बार वापस से लिख लेते हैं। के का नाम क्या था बताइए तो जरा, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो आई थर्मल कितना हो गया, T1 माइनस T2 अपॉन एल बाय के। नाउ कंपेयर इट विथ करंट I इज इक्वल टू V1 माइनस V2 अपॉन रेजिस्टेंस R। यही होता है ना, अगर इधर का पोटेंशियल V1 इधर का पोटेंशियल V2 है तो करंट कितना कैसे आएगा, V1 माइनस V2 अपॉन रेजिस्टेंस, है ना। ओम्स लॉ है बेसिकली ये, यही है ना ओम्स लॉ। तो मुझे क्या मिलेगा, दिस विल मीन कि आपका जो थर्मल रेजिस्टेंस है आर थर्मल दैट इज इक्वल टू सिंपली एल बाय के ए। और अगर आप ध्यान दें तो ये फॉर्मूला ओम्स लॉ से एकदम एग्री करता है। वहां पे क्या होता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल बाय ए होता है। यहाँ रो क्या था, रेजिस्टिविटी था। 1 बाय रो को क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी, जिसको के से रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ पे एल बाय के आ गया, एल बाय के। समझ में आई बात? सेम टू सेम एक चीज है कि नहीं, ओम्स लॉ और ये एकदम सेम टू सेम चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। बस पोटेंशियल डिफरेंस की जगह टेम्परेचर डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट की जगह थर्मल करंट डी क्यू बाय डी टी, रेट ऑफ हीट फ्लो। समझ में आई बात, हाँ या ना? Yes, sir. तो दो चीजें जो हम लोग को सीखने को मिली इस यूनिफॉर्म रॉड के केस में क्या है, वो ये है कि आर थर्मल इज इक्वल टू एल अपॉन के ए। वी आर एज्यूमिंग कि साइड से कोई भी लॉस हीट का नहीं हो रहा है। दूसरा, आई थर्मल आर थर्मल इज इक्वल टू T1 माइनस T2, ओम्स लॉ, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू आई आर, है ना। Yes, sir. तो हम ऑलरेडी ओम्स लॉ से कंपेयर कर चुके हैं, बस क्या देखना था, रेजिस्टेंस आर वहां पे कितना था, रो एल बाय ए दैट इज इक्वल टू एल अपॉन सिग्मा ए, क्योंकि 1 बाय रो को क्या बोलते थे, सिग्मा बोलते थे। बस यहाँ पे कंडक्टिविटी को क्या बोला गया, के बोला गया है, तो यहाँ पे आर थर्मल कितना है, एल बाय के। समझ में आई बात? समझ में आया कि नहीं आया? क्लास 10th में जो ओम्स लॉ पढ़ा उसका हल्का सा यूज कर लोगे तो चैप्टर आसान पड़ेगा। अगर उसका यूज नहीं करोगे तो चैप्टर काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। मतलब काफी डिफिकल्ट नहीं होता फिर भी, लेकिन मतलब सिग्निफिकेंटली फर्क पड़ता है दोनों में। तो थर्मल करंट आई थर्मल लिख कर अगर काम चलाते हो तो ज़्यादा अच्छा वर्क करता है। ओके बेटा, कॉपी हो गया? ठीक, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे।
समझ में आया सॉल्यूशन सबको? सॉल्यूशन समझ में आ रहा है देखकर? देखो भैया, मेरे को यहां का टेम्परेचर T चाहिए था, इधर का टेम्परेचर पता है, इधर का टेम्परेचर पता है, इधर का टेम्परेचर पता है। मैंने यहाँ का टेम्परेचर T मान लिया, तो मैं इधर का करंट मान निकाल सकता हूँ, इधर का करंट निकाल सकता हूँ, इधर का करंट निकाल सकता हूँ, और तीनों का सम 0 होगा, ये मैं जानता हूँ, है ना? क्योंकि जितना हीट इधर गया प्लस जितना हीट उधर गया प्लस जितना हीट इधर गया, तीनों हीट मिला के तो 0 ही होगा ना, क्योंकि यहाँ अपने आप कोई हीट का सोर्स तो लगा हुआ है नहीं, यहाँ पर कोई हीट का सोर्स तो है नहीं, इसलिए टोटल हीट जो बाहर निकल रही है यहाँ से कितना होगा? 0 होगा, है ना? हाँ या ना बोलो? यस। तो मेरे को ये काम करना था। अब इधर वाला हीट कैसे मिलेगा? T माइनस 12 अपॉन यहाँ का रेजिस्टेंस। इधर वाला हीट कैसे मिलेगा? T माइनस 4 अपॉन यहाँ का रेजिस्टेंस। इधर वाला हीट मिलेगा T माइनस 50 अपॉन यहाँ का रेजिस्टेंस। तो इन तीनों का सम 0 होना है। तो मुझे बेसिकली फर्स्ट काम करना है इसका, इसका और इसका तीनों का रेजिस्टेंस निकालना। अब देखो यहीं पर एक समझदार बच्चे में और एक नॉट सो समझदार बच्चे में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है टाइम को लेकर। मेरे जैसा समझदार होगा, यहाँ देखेगा नंबर 200, 450 देख के लेगा यार नंबर आपस में कैंसिल होने वाले हैं, है ना? हो सकता है आपको रेजिस्टेंस नहीं चाहिए हो, रेजिस्टेंस का रेशियो चाहिए हो। इनफैक्ट मुझे तो मालूम है कि ऐसे क्वेश्चन में रेजिस्टेंस का रेशियो से काम हो जाएगा, बट आपको भी इसी सोचनी चाहिए। तो मैंने तीनों का रेजिस्टेंस लिखा, उसमें L और A क्योंकि तीनों का सेम दे रखा है, मैंने उसको डाला ही नहीं, सब्स्टिट्यूट ही नहीं किया। मैंने देखा यहाँ पे L/200A है, यहाँ पे L/400A है, यहाँ पे L/50A है, तो मैंने बोला लेट्स अज्यूम इसका रेजिस्टेंस R है, तो इसका ऑब्वियसली 2R हो जाएगा, इसका 8R हो जाएगा, राइट? है ना? समझ में आई बात? जो सबसे छोटा था उसको अज्यूम कर लिया, बाकी दोनों मेरे को अपने आप ही फैक्टर में मिल गए। अब मैं कैलकुलेशन से बहुत ज़बरदस्त तरीके से बच गया हूँ। बहुत लोग क्या करते, इसको कैलकुलेट करते, इसको भी कैलकुलेट करते, इसको भी कैलकुलेट करते, लेंथ 1 मीटर दे रखा है, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करके तीनों रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते, उसके बाद ये इक्वेशन लिखते, फिर से सारी कैलकुलेशन करते। मेरे को लगा रेशियो से काम हो जाएगा, तो मैंने तीनों की रेजिस्टेंस बस 2R, R और 8R डाला, R कैंसिल ही हो गया, 8 से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन को सॉल्व हो गया, आंसर आ गया। कितना आएगा यहाँ का टेम्परेचर? 10 डिग्री सेल्सियस। समझ में आई बात? समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। सर वो I1 प्लस I2 प्लस I3 0 कैसे हुआ? आप ही बताइए बेटा, यहां पर क्या हीट प्रोड्यूस हो रही है? बोलते जाइए। तो यहां से जो टोटल हीट बाहर निकल रही है वो 0 ही होगी ना, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, यहाँ से हीट प्रोड्यूस भी नहीं हो रही, तो हीट यहाँ से एक्स्ट्रा कैसे निकल जाएगी? यहाँ से टोटल हीट निकल रही है उसका सम तो 0 ही होगा ना। यस। अगर हीट कहीं से बाहर निकलती है, अगर नेट हीट कहीं से बाहर निकलती है, तो या तो उसका टेम्परेचर चेंज होगा या अंदर कोई हीट का सोर्स लगा होना चाहिए, है ना? यहाँ टेम्परेचर भी कांस्टेंट है और हीट का सोर्स भी लगा हुआ नहीं है, तो मतलब टोटल हीट बाहर नहीं निकल सकती। टोटल बाहर निकलने वाले हीट का सम कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ में आई बात? यस। भैया पानी वाले क्वेश्चन में भी तो यही किया था ना, इधर जाने वाला पानी प्लस इधर जाने वाला पानी प्लस इधर जाने वाला पानी का सम 0। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? आपने कहा था सर इधर आने वाला पानी इज इक्वल टू इधर जाने वाला पानी प्लस इधर जाने वाला पानी। मैंने बोला इधर आने वाला पानी को मैं निगेटिव लूंगा, इधर जाने वाला पानी। समझ में आई बात? तो तीनों डायरेक्शन में जो पानी बाहर जा रहा है उसका सम कितना होगा? 0 ही होगा, है ना? यहाँ पर ही नहीं, आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी सेम कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हो। कैसे? मान लेते हैं एक रेजिस्टेंस ऐसे लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस ऐसे लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस ऐसे लगा हुआ है। अब कोई कह सकता है कि सर अगर यहाँ से 4 एम्पियर करंट आ रहा है, यहाँ से 1 एम्पियर करंट जा रहा है, तो यहाँ से कितना जाएगा बताइए तो जरा। 3 एम्पियर। 3 एम्पियर जाएगा।
मैं बोलता हूँ, मैं इस तरीके से सोचता ही नहीं हूँ, मैं बोलता हूँ इधर 4 आ रहा है, मेरे को पता ही नहीं चलता, मैं तो बोलता हूँ कि भैया इधर से -4 जा रहा है, तो -4 एम्पियर प्लस 1 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर, तीनों का सम कितना होगा? 0 होगा कि नहीं होगा? यस जहां आप देख रहे हो कि करंट यहां से इधर जा रहा है 4 एम्पियर, मैं देख रहा हूं उधर जा रहा है -4 एम्पियर, बस इतना सा फर्क है। आप यहां पे ये तो कर सकते थे, इधर आने वाला करंट इज इक्वल टू इधर जाने वाला करंट प्लस इधर जाने वाला करंट, ये तो बोल सकते थे आप। यस सर, समझ गए। समझ गए? यस सर। आगे बढ़े फिर। यस सर। ओके, तो अब है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड्स। ठीक है, देखिए इधर टेम्परेचर T1 है, इधर टेम्परेचर T2 है ना। ये आपको 2 रॉड्स लगा के दे दिए गए हैं, एक स्टील है या सॉरी एक एल्यूमिनियम मान लो और एक कॉपर का मान लो। अब ये कॉम्बिनेशन कैसा हो गया, इसमें हीट ऐसे फ्लो करेगा, है ना। मान लेते T1 बड़ा है T2 से, तो हीट ऐसे फ्लो करेगा। जितना हीट एल्यूमिनियम में जाएगा उतना ही हीट कॉपर के थ्रू भी फ्लो करेगा। क्यों? क्योंकि हम बात करते हैं किस स्टेज के बारे में? स्टेडी स्टेट के बारे में, है ना। वी ऑलवेज टॉक अबाउट स्टेडी स्टेट, इसलिए जितना हीट एल्यूमिनियम में फ्लो कर रहा होगा उतना ही हीट कॉपर में भी फ्लो करेगा। तो यहां पर अगर आई थर्मल है तो यहां पे कितना होगा? आई थर्मल ही होगा, जो भी हीट इधर से जा रहा है वो आगे ट्रांसफर होगा ही होगा, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा कि क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर चेंज होने लगेगा। हम लोग मान के चल रहे हैं कि साइड से इंसुलेटेड है, साइड में हीट का लॉस नहीं हो रहा है। ठीक है, समझ में आई बात? तो जैसा हम लोग यहाँ पर रेजिस्टेंस R1 और यहाँ रेजिस्टेंस अगर R2 मालूम है हमें, तो जैसा हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानते हैं, वैसा यहाँ पे भी काम करेगा कि R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2। समझ में आई बात? अगर आपको यहाँ का टेम्परेचर T चाहिए, मान लीजिए जंक्शन का टेम्परेचर T बोला जाए, तो आप क्या बोल सकते हो? 2 उपाय हैं। जंक्शन का अगर T निकालना हो तो आपके पास 2 उपाय हैं, मेथड मतलब एक ही उपाय को लिखने के 2 तरीके हैं। एक तो आप ऐसे लिख सकते हो कि T1 माइनस टी अपॉन R1 इज इक्वल टू T माइनस T2 अपॉन R2। समझ में आ रहा है ये इक्वेशन? बोलो, ये इक्वेशन समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर। ये वाला करंट इज इक्वल टू ये वाला करंट। ठीक है, अब मेरे को पर्सनली ये वाला पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि फिर मेरे को देखो, मेरे जो अननोन है ना वो थोड़ा LHS में हो गया, थोड़ा RHS में हो गया, मुझे इसलिए भी पसंद नहीं आता है। मेरे को बेस्ट क्या लगता है, हमेशा ही मैं वही यूज करता हूं। क्या मैं यूज करता हूं? T माइनस T1 अपॉन R1 प्लस T माइनस T2 अपॉन R2 इज इक्वल टू 0। समझ में आई बात? यस सर। इधर जाने वाला करंट प्लस उधर जाने वाला करंट इज इक्वल टू 0, क्योंकि इधर का करंट और इधर का करंट सेम है ना। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? तो ये क्या हो गया आपका? सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। कैसा कॉम्बिनेशन है ये? सीरीज कॉम्बिनेशन। और ये है आपका सेकंड वाला जो डायग्राम दे रखा है, ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ओके बेटा, पैरेलल में समझिए क्या होगा, इस रॉड का रेजिस्टेंस लेट से R1 है, इस रॉड का रेजिस्टेंस लेट से R2 है। अब दोनों के ये क्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? T1 माइनस T2, है ना? हाँ या ना? बोलो। इस रॉड के भी इस एक एंड पे T1 टेम्परेचर है, दूसरे एंड पे T2 टेम्परेचर है। इस रॉड के भी एक एंड पे T1 टेम्परेचर है, दूसरे एंड पे T2 टेम्परेचर है, राइट? तो इसका मतलब दोनों के अक्रॉस इस केस में क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस सेम है। ध्यान दीजिएगा, सीरीज में क्या होता है? हर एक वायर में करंट सेम होता है। पैरेलल में क्या होता है? सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है ना। तो ये आपका सीरीज है जिसमें दोनों में करंट सेम है। ये आपका क्या है? पैरेलल है जिसमें आपका दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस या टेम्परेचर डिफरेंस सेम है। T1 मान लेते T2 से बड़ा है, तो यहां पर हीट जाएगा I1, यहां हीट जाएगा I2। ध्यान दीजिएगा, I1 और I2 इक्वल नहीं है। इनफैक्ट I1 हो जाएगा T1 माइनस T2 बाय R1 और I2 हो जाएगा T1 माइनस T2 बाय R2। हाँ या ना?
तो टोटल रेट ऑफ हीट फ्लो लेफ्ट साइड में कितना हो जाएगा, करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ऊपर वाले रॉड से भी हीट जा रहा है राइट में, नीचे वाले रॉड से भी हीट जा रहा है राइट में, टोटल कितना गया, I1 प्लस I2 गया, दैट इज इक्वल टू T1 माइनस T2 इंटू 1/R1 प्लस 1/R2, दिस इम्प्लाइज T1 माइनस T2 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू T1 माइनस T2 इंटू 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहाँ पर तो अपने डिराइव भी कर लिया, दिस इम्प्लाइज 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। समझ में आई बात, हाँ या ना? बोलो। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 1/R1 प्लस 1/R2, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, जो पैरेलल का अपने पास करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी फॉर्मूला था। तो देख रहे हो कोई फर्क ही नहीं है, जो क्लास 10 से पढ़ गया सबका सब कुछ ऐसा कैसा चिपक जा रहा है यहाँ पे। इस केस में रेजिस्टेंस कितना है, R1 प्लस R2, इसको डिराइव नहीं क्या कर सकते सब लोग, डिराइव Yes. ड्राइव कर सकते हो ना? Yes, sir. ओके। इसका भी डेरिवेशन फटाफट बता देता हूँ। क्या लिख सकते हो, T1 माइनस टी इज इक्वल टू आई थर्मल इंटू R1। इस वायर के लिए लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, इस रॉड के लिए लिख सकते हो, Yes, sir. इस रॉड के लिए क्या लिख सकते हो, T माइनस T2 इज इक्वल टू आई थर्मल इंटू R2। दोनों को जोड़ दोगे तो टेम्परेचर T कैंसिल हो गया, क्या बचा, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू आई थर्मल इंटू R1 प्लस R2। आया कि नहीं आया, आया कि नहीं? सो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू आई आर से कंपेयर करोगे तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2। ध्यान दीजिएगा बेटा, यहां पर फिर से वही बात जो बार बार मैं बोलता रहता हूं, फिर से देखिएगा, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन कि आप किसी चीज को प्रूफ करने में या किसी चीज को क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप अज्यूम क्या कर रहे हो। अज्यूम द क्वांटिटी दैट इज कॉमन। हमने यहां पर दोनों में क्योंकि करंट सेम था इसलिए हमने आई थर्मल करंट को एज्यूम किया, उससे हम लोगों ने टेम्परेचर डिफरेंस कैलकुलेट किया दोनों वायर्स के लिए, है ना, हाँ या ना, बोलो। Yes, sir. इस केस में क्योंकि दोनों वायर्स के अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस सेम था इसलिए हमने टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस T2 एज्यूम करके दोनों वायर्स का करंट कैलकुलेट किया, है ना। Yes, sir. ये सबसे बेसिक और सबसे ज्यादा इफेक्टिव चीज है जो हमें हमेशा फॉलो करनी चाहिए। और ईमानदारी से बताऊं, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया ना, उससे पहले मैंने कभी रियलाइज भी नहीं किया था कि मैं ये काम करता रहता हूं हमेशा, ठीक है। पढ़ाना शुरू किया उसके बाद ही मैंने रियलाइज किया, अच्छा ये तो कर रहा हूं मैं बार बार, कौन सी क्वांटिटी एज्यूम कर रहा हूं, ये तो देख रहा हूं, ठीक है। मैं हमेशा वैसी क्वांटिटी एज्यूम कर रहा हूं जो दोनों केस में कॉमन हो, जिससे कि मेरे को कम चीजें एज्यूम करनी पड़े, आसानी से इक्वेशंस बने, आसानी से इक्वेशंस सॉल्व हो जाए, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली मेरे दिमाग में चल रहा था, सबके दिमाग में, जो भी बच्चा अच्छा कर रहा होता है सबके दिमाग में ये चीज़ ऑटोमेटिकली फीडेड होती है। यही कुछ चीज़ें हैं जो एक पढ़ने वाला, मतलब एक वो बच्चा जो बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को ग्रैस्प करता है और वो बच्चा जो थोड़ा सा ग्रैस्प करने में टाइम लगाता है, उनमें डिफरेंस होता है। ये कुछ ही चीज़ें हैं ऐसी, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको कभी आप गड़बड़, इस चीज़ में कभी आप गड़बड़ नहीं करोगे। ओके बेटा, Yes. ओके, कॉपी हो गया ये? नहीं हुआ है? देखो भाई, अगला है ये बताना है कि ये कॉम्बिनेशन सीरीज में है या पैरेलल में, बताइए जरा। मेरे पास दो स्लैब्स हैं, कंक्रीट के दो स्लैब्स हैं जिनको मैंने ऐसे चिपका दिया। आपको बताना है ये दोनों स्लैब्स आपस में सीरीज में है या पैरेलल में है। सीरीज। सीरीज में है। देखो भाई, मुझे भी लगा सीरीज में, बट ऐसा है नहीं, बात समझिए। लेट से ये L1 है, ये B1 है, ये L2 है, ये B2 है, और दोनों का कॉमन थिकनेस
टी है। ऐसा कुछ होगा ना स्लैब्स। हाँ है ना। तो वापस से बना देता हूँ B2 को। ये B2 है, और ये दोनों की कॉमन थिकनेस कितनी है? T है। समझ में आई बात? इस केस में तो दोनों का B भी सेम ही है ना, क्योंकि दोनों ऐसे रखे हुए तो दोनों का B भी सेम है, तो B1 B2 करने की जरूरत नहीं है, दोनों का B भी सेम है, सिर्फ लेंथ डिफरेंट है। राइट है ना बेटा? यस सर। अब देखो दो बातें होती हैं। केस 1 में क्या हो रहा है, हीट ऐसे फ्लो कर रहा है। अगर हीट ऐसे फ्लो करेगा तो जितना हीट इसमें होगा जाएगा उतना ही हीट इसमें भी जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, दोनों सीरीज में आ जाएंगे। ऐसे में रेजिस्टेंस लेट से इसका K1 है, इसका K2 है, थर्मल कंडक्टिविटी, तो रेजिस्टेंस R1 इज इक्वल टू L1 अपॉन K1। एरिया कितना होगा इसका, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बताइए तो कितना है इस केस में, जब हीट इधर जा रहा है तो? क्रॉस सेक्शन कौन सा लोगे आप? हीट के डायरेक्शन का नॉर्मल क्रॉस सेक्शन लोगे ना, हीट के फ्लो के डायरेक्शन का, ये वाला क्रॉस सेक्शन लोगे ना। बोलो क्या यार? यस सर। तो इसका एरिया कितना है? BT। B इंटू टी है। दिख रहा है सबको? तो L1 अपॉन K1 इंटू BT। सिमिलरली रेजिस्टेंस R2 कितना हो जाएगा, R2 इज इक्वल टू L2 अपॉन K2 BT, और रेजिस्टेंस R हो जाएगा R1 प्लस R2। समझ में आई बात? दैट इज इक्वल टू L1 बाय K1 प्लस L2 बाय K2 इंटू 1 बाय BT। समझ में आई बात? कोई दिक्कत इसमें तो बता दो, कोई दिक्कत है? नो सर। अब मुझे बताइए, अगर हीट ऐसे फ्लो करे, मतलब ऐसे हीट कब फ्लो करेगी? आपने यहां पर टेम्परेचर T1 मेंटेन करके रखा है, यहां पर टेम्परेचर T2 मेंटेन करके रखा है, राइट। T1 ग्रेटर देन T2 है ना। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये सीरीज भी हो सकता है, ये पैरेलल भी हो सकता है, लेकिन इस केस में रेजिस्टेंस R1 कितना होगा, इस स्लैब का रेजिस्टेंस कितना होगा बताइए तो जरा। L1T। है ना। लेंथ हो जाएगी B और एरिया कितना हो जाएगा, L1 इंटू टी, ये वाला एरिया हो जाएगा ना इस केस में। समझ में आई यस बात? सर। और रेजिस्टेंस R2 कितना हो जाएगा, B अपॉन K2 टाइम्स L2T, सिमिलर तरीके से, राइट। अब लिखेंगे क्या, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 इज इक्वल टू 1 बाय R, विच मीन्स 1 बाय R इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 करेंगे, दोनों का रेसिप्रोकल, मतलब कि K1 L1 प्लस K2 L2 टाइम्स T अपॉन B, विच इम्प्लाइज रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू B अपॉन K1 L1 प्लस K2 L2 टाइम्स T। समझ में आई बात? समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। तो सिर्फ आपको ये नहीं देखना है कि कैसे स्लैब रखे हो, ये भी देखना होगा कि हीट कैसे फ्लो कर रही है, राइट। यस सर। ठीक है।
तो दोनों केसेस हमने देख लिया कि यही कॉम्बिनेशन सीरीज भी हो सकता है, पैरेलल भी हो सकता है। अब देखो अपने इंडिया में तो ये चीज़ देखने को नहीं मिलती, बट जो कोल्डर कंट्रीज होती हैं, जो कोल्डर कंट्रीज होती हैं, जैसे कि आप अगर यूएसए में भी नॉर्थन रीजन में चले जाओ जहाँ बहुत ठंड पड़ती है, जैसे अलास्का वगैरह में चले जाओ तो वहाँ बहुत ठंड पड़ती है ना। तो वहाँ पर अगर आप घरों का डिज़ाइन देखोगे तो अपने यहाँ क्या होता है, घर में एक दीवार एक सिंगल वॉल होती है ना अपने, मतलब आपके बाहर से आपके बेडरूम के बीच में कितनी दीवार होती है, एक ही दीवार होती है ना। जब भी हम कोई यस दीवार सर। खड़ी करते हैं पूरे 5 इंच की दीवार खड़ी कर सकते हैं, 10 इंच की दीवार खड़ी कर सकते हैं, पर एक ही दीवार खड़ी करते हैं, राइट। वो लोग 2 दीवारें लगाते हैं, क्यों? वो बोलते हैं भैया एक दीवार मेरी ऐसी रही, एक दीवार मेरी ऐसी रही, ये बनी मेरी कंप्लीट दीवार, ये मेरा आउटसाइड है और ये मेरा इनसाइड है। अपन लोग जिसको एक दीवार से आउटसाइड और इनसाइड को सेपरेट करते हैं, वो लोग 2 दीवार से सेपरेट करते हैं। समझ में आई बात? ठीक है, समझ में आया? क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि भैया बहुत ठंड है, बहुत ठंड है, तो हीट जो है घर के अंदर से बाहर की तरफ फ्लो करेगा, हीट करेगा कि नहीं करेगा? यस सर। ये लोग 2 दीवार क्यों लगाए? 2 दीवार की जगह एक मोटी दीवार भी लगा सकते थे। 2 दीवार क्यों लगाए? क्योंकि जब हीट को अंदर से बाहर स्लो करना पड़ा तो बीच में इसको एयर को भी क्रॉस करना पड़ा, एंड एयर इज ए वेरी 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 बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो इसलिए हीट का फ्लो बहुत कम हो गया, लेफ्ट से राइट बहुत स्लो हीट जा रही है। घर के अंदर टेम्परेचर रात को उतनी तेजी से फॉल नहीं हो रहा है। अंदर अगर आप छोटा सा आग जला के रख लो तो घर के अंदर का टेम्परेचर मेंटेन करना आसान रहेगा। वही अपने इंडिया में इतनी ठंड पड़ती ही नहीं कि अपन को ऐसे दीवारों की जरूरत पड़े, इसलिए अपन ने इंडिया में नहीं देखा इस चीज को। ठीक है, समझ में आई बात? यस सर। ये होता है अपने। अब इसमें बताइए, क्वेश्चन में बोला जाता है ये 2 दीवारें हैं बस चिपका के बना दी, जो क्वेश्चन बनाते हैं उसमें बोलते हैं 2 पैरेलल वॉल्स आर बिल्ट, उसमें बीच में जो मेन रोल एयर का है उसको इग्नोर ही कर देता है। तो उस केस में बताइए ये दोनों दीवारें सीरीज में है कि पैरेलल में है? दोनों पैरेलल वॉल्स जो है वो सीरीज में है कि पैरेलल में है? बोलो। सीरीज। सीरीज में है दोनों दीवारें, क्यों? क्योंकि दोनों में हीट सेम फ्लो करेगा, इधर से जितना हीट आएगा वही हीट आगे जाएगा, राइट। दोनों दीवारें सीरीज में है, ये दीवारों की रेजिस्टेंस के लिए ये वाली लेंथ काम आएंगी, और ये वाला दीवार का पूरा क्रॉस सेक्शन, पूरा जो सरफेस एरिया होगा, पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया वो काउंट होगा। समझ में आया? हाँ या ना? यस सर। बोला जाएगा पैरेलल वॉल्स, और कनेक्शन कैसा होगा? सीरीज में होगा। ध्यान रखिएगा इस चीज को, क्वेश्चन में लिखा होगा पैरेलल वॉल्स, और क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना होगा? दोनों को सीरीज में मान के, क्यों? क्योंकि दोनों सीरीज में हैं, राइट। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ओके, नेक्स्ट पढ़ो सवाल को। पढ़ लिया? देखो भैया क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हमारे पास ये एक कॉपर
का स्फेयर है, ये एक और कॉपर का स्फेयर है। दो कॉपर के कंसेंट्रिक स्फेयर्स हैं जिनके बीच में हमने कोई मटेरियल भर दिया है। आपको दोनों का दोनों स्फेयर्स का रेडियस भी दे रखा है। अंदर वाले का रेडियस दे रखा है R2 और बाहर वाले का रेडियस दे रखा है R1, और बीच में हम लोगों ने एक मटेरियल भर दिया जिसका कंडक्टिविटी है K। द इनर एंड आउटर स्फीयर्स आर मेंटेन्ड एट टेम्परेचर T1 एंड T2। अंदर वाले स्फीयर का टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन किया गया है T1, बाहर वाले का मेंटेन किया गया है T2। व्हाट शुड बी द पावर ऑफ हीटर प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। यहाँ पर एक हीटर है जिसका पावर लेट से P है। व्हाट शुड बी द पावर ऑफ हीटर प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर टू मेंटेन कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब अंदर का टेम्परेचर T1 और बाहर का टेम्परेचर T2 मेंटेन करने के लिए अंदर का हीटर का पावर कितना होना चाहिए। ठीक है, अब बेटा क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा, मैं आपको इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताता हूँ। इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट। देखो, न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या होता है, आप यहाँ पर अपने न्यूक्लियर रिएक्शन करा रहे हो जिससे बहुत सारा हीट एनर्जी जनरेट हो रहा है, जिससे अंदर का टेम्परेचर काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। आप यहाँ पे बहुत मोटी सी कंक्रीट की दीवार बनाना चाहते हो। कितनी मोटी कंक्रीट की दीवार बनाना चाहते हो? आप इतनी मोटी कंक्रीट की दीवार बनाना चाहते हो, इतनी मोटी कंक्रीट की दीवार बनाना चाहते हो कि अगर कोई एक्सीडेंट हो तो ये कंक्रीट वॉल उस ब्लास्ट को बाहर तक ना पहुँचने दे, उसके इम्पैक्ट को बाहर कम से कम पहुँचने दे। सारा का सारा इम्पैक्ट ये कंक्रीट की वॉल झेल ले। समझ में आई बात? हाँ या ना? समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अब देखो, अगर आप चाहते हो कि ज्यादा इंपैक्ट झेले तो कंक्रीट की वॉल बहुत मोटी होनी चाहिए, है ना? तो जितना ज्यादा मोटा बना दो उतना बढ़िया, राइट? जितना मोटा बना दो उतना बढ़िया। पर बहुत मोटा बनाने से क्या होगा, यहां से जब हीट बाहर की तरफ फ्लो करेगा, हीट तो रेडियली आउटवर्ड फ्लो करेगा ना। इस केस में हीट कैसे फ्लो करेगा? रेडियली आउटवर्ड फ्लो करेगा। जब हीट बाहर की तरफ फ्लो करेगा और दीवार अगर बहुत मोटी हुई तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा तो अंदर का टेम्परेचर और बाहर के टेम्परेचर में डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा। अब बाहर का टेम्परेचर तो भैया सराउंडिंग टेम्परेचर कांस्टेंट है, अंदर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए अंदर हो सकता है टेम्परेचर इतना बढ़ जाए कि अंदर जो आपने यूरेनियम रखा था न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर, वो यूरेनियम मेल्ट हो जाए और एक्सीडेंट हो जाए। तो आप एक्सीडेंट से बचाने के लिए दीवार को इतना मोटा बना दिए कि उसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया। समझ में आई बात? क्या आप ऐसा करना चाहोगे? क्या आप ऐसा करना चाहोगे? या यूं भी कह सकते हैं कि आपकी कंक्रीट की दीवार के ऊपर डिपेंड करेगा, कंक्रीट की दीवार कितना हीट बाहर जाने दे रही है, इस पर डिपेंड करेगा कि आप अंदर कितना पावर का न्यूक्लियर रिएक्शन करा सकते हो। समझ में आया? वही क्वेश्चन पूछा गया है कि अंदर पावर P कितना रख सकते हो जिससे कि टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन रहे। अगर अंदर का टेम्परेचर T1 चाहिए, बाहर का टेम्परेचर T2 चाहिए, तो अंदर मैक्सिमम कितना पावर हम लूज कर सकते हैं, डिसिपेट कर सकते हैं। समझ में आया? एप्लीकेशन समझ में आया? इसका बड़ा एप्लीकेशन है कि छोटा एप्लीकेशन है? कुछ बोलते ही नहीं आप लोग। समझ रहे हो ना? किसी भी चीज को डिजाइन करने के लिए छोटी छोटी चीजें भी मैटर करती हैं। आपने बोला बस भैया बहुत सारा कंक्रीट लगा देंगे काम हो जाएगा, तो बहुत जितना ज्यादा कंक्रीट लगाओगे ना अंदर उतना ही छोटा रिएक्शन करा पाओ। ठीक है, तो पावर P निकाल के देखते हैं कितना आएगा। अब पावर P निकालने के लिए मैंने दोबारा से डायग्राम बनाया है। मैंने बोला हीट कैसे फ्लो करेगा? रेडियली आउटवर्ड। वापस देख लेते हैं, हीट कैसे फ्लो करेगा? रेडियली आउटवर्ड्स डायरेक्शन में। तो आप कोई मुझे बता सकता है इस केस में लेंथ कितना हो जाएगा आपके रॉड का, इफेक्टिव लेंथ? क्या आप में से कई लोग बोल रहे होंगे सर लेंथ को लिख लो R1 माइनस R2, ये लेंथ हो जाएगी, है ना? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? क्योंकि लेंथ कौन सा लेना है? हीट के डायरेक्शन का लेंथ लेना है। जिस डायरेक्शन में हीट फ्लो कर रहा होगा उस डायरेक्शन का लेंथ लेना है, राइट? यस सर। तो ऐसे केस में रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस जो है R कितना हो जाएगा? क्या इसको मैं L
अपॉन के, इसका के तो दे ही रखा है आपको, टाइम्स क्रॉस सेक्शन एरिया ए लिख सकता हूँ, हाँ या ना? यस सर। अब सवाल ये उठता है कि क्रॉस सेक्शन एरिया ए क्या यूज किया जाए। क्रॉस सेक्शन एरिया ए क्या है? तो इसमें मेरे को कई बार आंसर मिला है ये वाला, पाई r1 स्क्वायर माइनस पाई r2 स्क्वायर। क्या ये सही आंसर है या गलत आंसर है? जल्दी बोलो। ये वाला एरिया जो दिख रहा है ये निकाल दिया अपन ने, पाई r1 स्क्वायर माइनस पाई r2 स्क्वायर। ये गलत है। ये क्यों गलत है, कोई मुझे बताएगा? क्योंकि एरिया कौन सा लेना है सर हीट हमेशा एरिया कौन सा लेना है? हीट परपेंडिकुलर। हाँ, हीट के फ्लो के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर वाला एरिया लेना है, मतलब हमें स्फेरिकल एरिया लेना है। अब स्फेरिकल एरिया देखो, यहाँ पर पाई 4 पाई r2 स्क्वायर है, यहाँ पे 4 पाई r1 स्क्वायर है, तो एरिया तो कांस्टेंट है ही नहीं, है ना? ये एरिया होना चाहिए मस्ट बी परपेंडिकुलर टू फ्लो ऑफ हीट एंड विच इज नॉट कांस्टेंट, इसलिए ये फॉर्मूला आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, है ना? क्योंकि एरिया आपका कांस्टेंट नहीं है, राइट? एरिया यूनिफॉर्म नहीं है ना भाई। जब हमने L बाय के फॉर्मूला डिराइव किया था उसमें क्या माना था? एरिया यूनिफॉर्म है, माना था कि नहीं माना था? तभी तो dt बाई dx कांस्टेंट आया था। यस सर। अभी क्या आई थर्मल कांस्टेंट है, बट dt बाई dx कांस्टेंट नहीं बचा ना, क्योंकि एरिया कांस्टेंट नहीं बचा। उसको एक बार डेरिवेशन देख लेना, मतलब इतना पीछे जाऊंगा नहीं अभी मैं, उस डेरिवेशन को देख लेना एक बार, ठीक है? तो क्या करेंगे इस केस में? हम बोलेंगे चलो ठीक है, काम करते हैं, डायग्राम को दोबारा बनाते हैं। यहां तक कॉपी कर लिया सबने? कर लिया कि नहीं कर लिया बताओ? यस सर। तो डायग्राम दोबारा बनाते हैं। हमने बोला भैया अंदर का रेडियस है r2, बाहर का रेडियस है r1। यहाँ नहीं लिखता हूँ, थोड़ा अलग जगह लिखता हूँ, नहीं तो बाद में दिक्कत होगी मुझे। यहाँ का रेडियस लिख लेता हूँ r1। अब मैंने क्या किया, मैं सेंटर से x डिस्टेंस पे गया और मैंने x डिस्टेंस पे जाके इसमें एक पतला सा इस हॉलो नहीं मतलब स्फेरिकल शेल कंसिडर किया, जिसकी थिकनेस रखी मैंने dx। ठीक है बेटा? अब ऐसे ही स्फेरिकल शेल्स एक के आगे एक जोड़ के पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा ये जो पतला सा आपका स्फेयर है, इसका छोटा सा रेजिस्टेंस dr इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L बाय के होता है। यहाँ L कितना है, डायरेक्शन ऑफ हीट के अलोंग डिस्टेंस कितना है, dx है, अपॉन के टाइम्स इसके परपेंडिकुलर वाला एरिया, तो 4 पाई एक्स स्क्वायर। किसी को दिक्कत है इसमें तो बता दो मेरे को, है ना? ये जो पतली सी रिंग नहीं है, ये पतला सा जो स्फेरिकल शेल दिख रहा है, इसका रेजिस्टेंस निकाल लिया मैंने, रेडियल रेजिस्टेंस। ओके बेटा? यस। तो ये dr आ गया। अब क्या होगा, ऐसे dr एक के बाद एक जुड़े हुए हैं, मतलब सारे के सारे क्या है, सीरीज में लगे हुए हैं, है ना? क्योंकि सब में करंट सेम है, हाँ या ना? सब में करंट सेम है ना? सब में करंट सेम है। तो हम लिखेंगे R इज इक्वल टू dr प्लस dr एंड सो ऑन था, दैट इज, अच्छा ये अपने साइड में अपने रेफरेंस से लिखा, दिस सिंप्लाइज में लिख रहा हूं कि R इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dr हो जाएगा इस केस में, क्योंकि सब सीरीज में लगा हुआ है, इसलिए मैं ये फॉर्मूला लगा पाया, क्योंकि मेरे को सारे dr जोड़ने, सारे dr को जोड़ने का तरीका क्या होता है, उसको इंटीग्रेट कर दो, राइट? सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेट dx अपॉन 4 पाई के एक्स स्क्वायर। एक्स कहां से कहां तक वेरी करेगा, R2 से लेकर R1 तक वेरी करेगा। दिस इम्प्लाई से दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई के। अब 1 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1 बाय एक्स टाइम्स का x की लिमिट R2 से लेकर R1 तक। दिस इम्प्लाइज 1 अपॉन 4 पाई के 1 बाय R2 -1 बाय
R1. Sorry, this implies this is equal to. Therefore dq dt जो कि पावर के बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू, अंदर का टेम्परेचर कितना है, अंदर का टेम्परेचर दे रखा है T1. ओके, तो क्योंकि अंदर का टेम्परेचर T1 है, अंदर का टेम्परेचर T1 है, बाहर का टेम्परेचर T2 है, जो पावर यहां जनरेट होगा वही पावर बाहर निकलना चाहिए ना. तो dq dt इज इक्वल टू पावर P इज इक्वल टू T1 माइनस T2 बाय R, दैट इज इक्वल टू 4 पाई K T1 माइनस T2 अपॉन 1 बाय R2 माइनस 1 बाय R1. ये आपका पावर P आ गया. समझ में आई बात? कोई दिक्कत है इसमें? इसका तो कैलकुलेशन ही थी ना, यही कॉन्सेप्ट तो यहीं तक था, इसके बाद तो कैलकुलेशन है, सिंपल है ना बेटा. तो इसको कॉपी कर लेंगे. आपका थर्मल कंडक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, ऑलमोस्ट, पूरा नहीं हुआ है, अभी थोड़ी बहुत चीजें बाकी हैं, बट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है. छोटी छोटी एक दो चीजें बाकी हैं. नेक्स्ट क्लास में हम थर्मल कंडक्शन को कंप्लीट करके रेडिएशन शुरू करेंगे. समझ में आया सबको आज की क्लास की नहीं समझ में आया? यस सर. यस सर. ओके बेटा, तो फिर क्लास खत्म करते हैं. थैंक यू सर. थैंक यू बेटा.